आज हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे कि इसके नाम से ही हमको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग रहा है कि ये हम लोग थ्रू आउट द चैप्टर बात करेंगे किसके ऊपर। हम लोग एटम के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग किसके ऊपर बात करने वाले हैं? हम लोग एटम के ऊपर बात करने वाले हैं। और एक बात है कि अगर हम लोग एटम के ऊपर बात करने वाले हैं तो ये जाहिर सी बात है कि कुछ साइंटिस्ट्स होंगे जिन्होंने कि कुछ कुछ थ्योरीज दी होंगी एटम को लेकर, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिर उन साइंटिस्ट को किन्हीं किन्हीं साइंटिस्ट ने करेक्ट भी किया होगा, तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि कौन से एक्सपेरिमेंट किया था। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनली अब तक हम लोगों को एटम्स के बारे में कितना कुछ जानकारी है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट मैटर का, मतलब एलिमेंट्स का, जैसे कि ये पेन है या फिर पेपर है या फिर ये टेबल है, तो इनका एटम्स का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है और इसमें एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं, तो ये हम सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाइनटीन सेंचुरी तक मतलब क्या, अप टू 1899, जब तक कि 19th सेंचुरी शुरू नहीं हुआ था, जस्ट अप टू 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी जस्ट शुरू होने वाला था, तब तक सबको यही लग रहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, देन उस वक्त एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, तो उन्होंने एक थ्योरी भी दे डाली थी। ठीक है, तो थ्योरी क्या है कि उन्होंने क्या कहा था, तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस थ्योरी के। पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी एक, अगर एक मैटर है, ये नीचे वाला सर्कल को अभी मत देखो, अभी सिर्फ ये ऊपर वाला देखो, कि अगर कोई भी मैटर है, ठीक है, अगर कोई भी वस्तु है, तो उनके अंदर छोटे छोटे कण, जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइन्यूट। तो उसके अंदर माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जो कि इनडिविजिबल हैं, जिनको इनडिविजिबल मतलब क्या है, इनविजिबल नहीं, इनडिविजिबल मतलब क्या है कि उसको और छोटा नहीं कर सकते, मतलब उसको और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। एंड इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब उसको खत्म भी नहीं किया जा सकता, उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता, तो उनको क्या बोलते हैं, एटम्स। तो माइन्यूट इंडिविजिबल पार्टिकल्स एंड इंडिस्ट्रक्टिबल आर कॉल्ड एज एटम्स। और एक बात है कि ये एक थ्योरी हुआ। ठीक है, तो सेकंड थ्योरी में उन्होंने क्या बोला कि कोई अगर सेम एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कि ये पेन है, सिर्फ ये पेन अगर मैं देखूं, तो इसके अंदर जो एटम्स मौजूद होंगे, तो उन एटम्स का मास आइडेंटिकल होगा। मतलब क्या है आइडेंटिकल मास, मतलब क्या कि हर एक एटम का मास सेम होगा। ठीक है, किसी किसी मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक का मास ज्यादा है और एक का मास कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक थर्ड थ्योरी उन्होंने दिया, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो। उन्होंने कहा कि जब भी कोई मतलब दो कंपाउंड्स मिलते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, दो डिफरेंट एटम्स मिलते हैं और एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो हम लोगों ने ये वाला बहुत बार देखा है स्कूल टाइम से कि 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, मतलब हम लोगों का बेसिक नॉलेज क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं कि कुछ नया फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि कुछ नया एटम या फिर नया मॉलिक्यूल दो मिलके एक अलग ही चीज कोई बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। सिर्फ एटम्स, यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, O2 एक था, 2 और O2 हो गया, तो ये वाला सिर्फ क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। तो इस बंदे ने अगर तीन थ्योरीज दी, तो ये बंदा फेल क्यों हो गया? देखो फेल क्यों हो गया, इसने क्यों का जवाब नहीं दिया। क्यों का जवाब इसके पास था ही नहीं। इसको जब पूछा गया कि अगर सेम एलिमेंट है, तो इसका मतलब, इन्होंने जो कहा था कि डाल्टन ने कि सेम एलिमेंट का एटम्स का मास सेम होगा, मतलब आइडेंटिकल मास होगा,
तो इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि हाँ इसका एटम्स का मास सेम हो रहा है, सेम एलिमेंट का। जैसे कि एक पेपर है तो इसमें जो भी एटम्स है उन सब का मास सेम है, ठीक है। तो जब इनको पूछा गया कि क्यों सेम है, क्योंकि आप लोगों को अगर कोई भी थ्योरी को प्रूव करना है तो वो क्यों का जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके पास वो क्यों का जवाब नहीं था। ये वाला क्यों रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इनके पास जवाब नहीं था, ठीक है। तो ये वाला फेल हो गया, इनका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल हो गया। फिर कौन आए, फिर आए जे थॉमसन। जे थॉमसन आए 1897 में, ठीक है। जे थॉमसन 1897 मतलब देख रहे हो, ये वाला जो 1899 में ये तक ये बोला गया था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अब वो चेंज होने वाला है। क्यों, यहाँ पे 3 हीरो आ चुके हैं, जे थॉमसन, उसके बाद रॉदरफोर्ड आए, उसके बाद नील बोर्स आए, ठीक है, नील बोर। तो अ, अब हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि एटम का एटम को भी हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सब डिवाइड करने से हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, प्रोटॉन मिल रहा है, न्यूट्रॉन मिल रहा है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड मेसॉन। ये तीनों को मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जो एटम्स के अंदर हैं उनको बोला गया कि ये सब है फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब ये कहीं से डिराइव होके नहीं आए हैं, ठीक है। जैसे कि पॉजिट्रॉन क्या है पता है, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन भी है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिट्रॉन को बोलते हैं कि एंटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये प्रोटॉन से डिराइव होके आया है, न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन से डिराइव होके आया है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनिशियली ही एटम के अंदर पाए गए हैं, ये कहीं से डिराइव नहीं हो रहे हैं, ये कहीं से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों को बोला गया कि ये तीनों हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, ओके। देन अब थोड़ा पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को पता चला इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन 1897। ये वाला क्वेश्चन शायद एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है इस बार कि पहले पूछा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन, लेकिन अभी इसका ईयर भी पूछा गया था 1897, ठीक है। फिर इनको इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे पता चला, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने एक ग्लास लिया, ठीक है, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया, ऐसा वाला एक ग्लास ट्यूब लिया, उसमें से जितना भी हवा भरा था, नॉर्मली जो एयर रहता है, उस सबको बाहर कर दिया। अब अगर इस ग्लास ट्यूब के अंदर अगर एयर ही नहीं है, ठीक है, हवा ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, वैक्यूम, ठीक है, मतलब एयरलेस, ठीक है। तो वैक्यूम ग्लास ट्यूब उन्होंने एक लिया, उसके अंदर 2 मेटल्स रख दिए, कोई भी 2 मेटल, ठीक है, रख दिए। फिर उन्होंने क्या किया कि दो मेटल प्लेट्स को एक पावर सोर्स से कनेक्ट किया, ठीक है। तो जब उन्होंने एक पावर सोर्स से कनेक्ट किया, तब उन्होंने क्या पाया कि ये जो मेटल है, इन दोनों मेटल से एक एक लाइट रे, ठीक है, एक लाइट रे जा रहा है और सीधा जाके उस ग्लास को यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैश दिखाया गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे जाके टच हो रहा है, इसको हम लोग कैथोड रे बोलेंगे, ठीक है। और इसका चार्ज क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक पॉजिटिव सेल ला के रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक नेगेटिव सेल, ठीक है। और मैग्नेट्स भी बोल सकते हो, मैग्नेट्स भी रख दिए। तो क्या हुआ, फिर जो ये वाला लाइट रे जाके यहाँ पे सीधा स्ट्राइक कर रहा था ग्लास ट्यूब में, वो थोड़ा बेंड हो गया पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो अब उन्होंने पाया, अभी तक इलेक्ट्रॉन क्या है किसी को भी पता नहीं था, ठीक है। तब उन्होंने पाया कि अच्छा, तो ये अगर पॉजिटिव चीज अगर की तरफ ये वाला जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला नेचुरली एक ऑपोजिट एलिमेंट होगा, क्योंकि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट,
तो उन्होंने क्या कहा कि अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग इसको नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहां से उन्होंने पाया कि नेगेटिवली चार्ज रेज यहां से जनरेट हो रहा है, तो कंफर्म्ड हो गया ये। फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स भी लिए, तो उनमें भी यही सेम फेनोमेना देखा गया। देन उन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया। ठीक है, ये वाला भी एनडीए में इस बार क्वेश्चन आया था 2017 में शायद, कि प्लम पुडिंग मॉडल हैज बीन गिवन बाय विच साइंटिस्ट। तो प्लम पुडिंग मॉडल मतलब क्या है, इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल यूके में बोलते हैं इसको। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटिश में, और अमेरिका में इसको, यूएसए में इसको बोलते हैं ब्लूबेरी मफिन प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। अगर हम इंडियंस की नज़र से देखें तो एक क्या लो, एक कोई भी केक ले लो, ठीक है, जिसमें ढेर सारे काजू डाल दो, तो कैश्यू नट्स डाल दो, तो वो क्या होगा जब केक बनेगा। ठीक है, केक बनाने के टाइम डाल दो उस डो में, तो क्या होगा जब केक बन जाएगा तो केक के अंदर बहुत से जगह पे काजू चिपके होंगे। ठीक है, और वो जो डो होगा, वो जो भी वो बेस होगा, वो उस काजू को पकड़े रखेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही कैश्यू नट्स की तरह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बिखरे हुए हैं एक एटम में, और क्योंकि ये वाले नेगेटिव्स हैं तो इनको इस केक में, ठीक है, पकड़े रखने के लिए कुछ पॉजिटिव्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस को, तो ये वाला था प्लम पुडिंग मॉडल। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने नहीं, और एक साइंटिस्ट थे मल्लिकन। ठीक है, इनका नाम क्या था, मल्लिकन। तो मॉलिकन ने क्या किया, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। अभी हम लोग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को भी नहीं देखेंगे मत, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में इतना डिटेल नहीं पूछता है। अभी तक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। अगर कभी भी आया तो ये पूछेगा कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो मल्लिकन ने। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको चार्ज फाइंड करना था कि ये तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन इसका चार्ज कितना है। तो ये क्या पता चला कि -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव है, और ये वाला बहुत ही छोटा चार्ज है। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 0 हम लोग बोल सकते हैं। ओके, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पता चला, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। क्योंकि इससे ऐसे ट्रिक में याद रख लो कि क्योंकि चार्ज बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रॉन में, तो इसलिए ये वाला -1 वाला वैल्यू इसका है। ठीक है, और जब मास थोड़ा ज्यादा होगा इसका इलेक्ट्रॉन का, इसलिए 9 से शुरू हो रहा है, 911 इंटू 10⁻31 kg। ओके, चार्ज में -19 है और मास में -31 है। और ये एक एक्स्ट्रा डाटा है कि स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या, कि 1 ग्राम एटम में, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बारी आती है रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने क्या किया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया। कौन से साल में, 1919 में। और प्रोटॉन का मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इसे कैसे याद रखोगे, कंपेयर करके। इलेक्ट्रॉन का मास क्या था, 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और इसका मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके, तो 9.11 थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। ऐसा कंपेयर करने से ऑप्शंस में टिक करने में आसानी रहती है। ठीक है, इसका चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, चैडविक ने डिस्कवर किया था। कौन से ईयर में डिस्कवर किया था, 1932 में डिस्कवर किया गया था न्यूट्रॉन को। ठीक है, 1932 में डिस्कवर किया गया था न्यूट्रॉन को। मास कितना है, वही 1.67 इंटू 10⁻⁻27
केजी। ओके, यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली क्या है कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग क्या एक्चुअली सेम ही है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इलेक्ट्रॉन का क्या था बोलो, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ओके, फिर न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा? न्यूट्रॉन का चार्ज ही नहीं होगा क्योंकि ये वाला न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ओके, फिर पॉजिट्रॉन एक एलिमेंट मैंने बोला था कि ये वाला फंडामेंटल एलिमेंट में नहीं आता है, तो ये वाला भी डिस्कवर हुआ था 1932 में। किसके द्वारा? एंडरसन के द्वारा। इसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी हम लोग आएंगे नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स में। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो कि मतलब कौन से एलिमेंट को पार्टिकल्स को हम लोग नॉन फंडामेंटल बोलते हैं। पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, पाई मेसन्स, क्वार्क्स एंड बोसन्स। क्वार्क्स क्या है? क्वार्क्स डेवलप होता है, मतलब डिराइव होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही ये वाला फॉर्म होता है, इसलिए इसे नॉन फंडामेंटल कहा गया है। और एक बात याद रखना कि बोसन इज इक्वल टू मेसन प्लस फोटोन, ये वाला सिर्फ याद रखना, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट, फिर आया एटॉमिक मॉडल। अभी तक हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे क्या कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है। अभी आया एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने, पता है ना मुझे, मैंने बोला था जे थॉमसन ने जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, और उसको बोलते हैं क्या, ब्लूबेरी मफिन मॉडल, ये सब बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो वाला मॉडल दिया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कैश्यू नट्स की तरह केक में हैं और प्रोटॉन है जो कि उनको खींचे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड 1911 में, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था 1919 में, उसको नाम दिया था प्रोटॉन करके। लेकिन उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है गोल्ड स्लिट एक्सपेरिमेंट। गोल्ड स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है ये समझो, ठीक है। गोल्ड स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड का शीट लिया, ठीक है, एक गोल्ड का शीट लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल का, कौन से पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल का एक फोटोन छोड़ा। फोटोन मतलब क्या? एक लाइट रे छोड़ा, ठीक है। तो वो लाइट रे यहां पे स्ट्राइक करता है गोल्ड स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, और उन्होंने क्या किया कि यहां पे एक मटेरियल रख दिया, एक कोई भी एक मटेरियल समझ लो, ठीक है। ये वाला मटेरियल क्यों रखा कि अगर ये लाइट इसको पास करके, मतलब इस गोल्ड स्लिट को पास करके कहीं पे भी आगे जाके स्ट्राइक करेगा तो वहां पे एक फ्लैश होगा, ठीक है, एक छोटा सा फ्लैश होगा। फ्लैश मतलब क्या? जैसे कि कैमरा में फ्लैश लाइट होता है, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैश होगा। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि बहुत सारी लाइट्स हैं, लाइट रेज हैं, जो कि इसको क्रॉस करके पार होके सामने ही, मतलब यहां पे ही आके स्ट्राइक कर रही हैं। लेकिन कुछ रेज हैं जो कि यहां से ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही हैं, मतलब सामने नहीं जा रही हैं, ऐसे 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 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टच हो रही है, मतलब फ्लैश हो रही है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इससे कि जो एक गोल्ड स्लिट है, जो एक सोने का जो प्लेट बोल सकते हैं, उसमें एटम्स होंगे। समझ लो कि ये सब उसमें एटम्स हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अ, ये टोटल गोल्ड स्लिट में जो एटम्स जो पैक्ड हैं, ये एटम्स कहीं कहीं पे एकदम क्लोजली पैक्ड है,
और कहीं कहीं पे ये वाले थोड़े लूजली पैक्ड हैं। तो जहां पे क्लोजली पैक्ड हैं वहां से ये लाइट आके स्ट्राइक करके ऐसे रिबाउंड हो जा रहा है, क्योंकि ये आगे नहीं जा पा रहा है लाइट। ठीक है, ये वाला जो अल्फा पार्टिकल का लाइट, और जो इसको पार कर जा रहा है मतलब यहाँ पे थोड़ा गैप है, या फिर कुछ एटम्स हैं जो कि इतने डेंस नहीं है। ठीक है, तो उनको भेद करके ये वाला आगे जा रहा है। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये वाला जो नोटिस किया, इसके बाद और एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन लाया। वो कंक्लूजन क्या था कि अगर ये एक मैटर है, अगर ये एक एटम है, ठीक है, तो एटम में एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको कि न्यूक्लियस बोलते हैं। और जे थॉमसन ने जो बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स कैश्यू नट्स की तरह यहाँ 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 केक में जैसे होते हैं वैसे होते हैं, और प्रोटॉन्स भी ऐसे 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 उनको संभाले हुए होता है, ये वाला फेल हो गया, ये वाला थ्योरी। क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, जब बीच में से लाइट जाने की कोशिश कर रहा है तभी ये वाला रिबाउंड हो रहा है। ठीक है, लाइट रिबाउंड हो रहा है, मगर ये वाला जब साइड से जाने की कोशिश कर रहा है तो ये आसानी से चले जा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोर है जिसको कि हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बोला, और क्या बोला, उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रास्ते हैं, कुछ ऑर्बिट्स हैं जिनमें ही इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, मूव करते रहता है, मूव करते रहता है, मूव करते रहता है। ठीक है, लेकिन इसको भी काउंटर करने के लिए और एक साइंटिस्ट आ गए, बोर। ठीक है, बोर ने क्या बोला कि बोर ने बोला देखो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता रहा आउटर सेल में, ठीक है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज को घूमने के लिए, आप लोग बाइक लेके ऐसे घूमने निकलोगे तो क्या होगा, पेट्रोल कभी ना कभी तो खत्म होगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल उस बाइक को एनर्जी दे रहा है। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी कम होगा, और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिर थोड़ा नीचे पास आएगा, फिर थोड़ा पास आएगा, फिर थोड़ा पास आएगा, और जब न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन हो जाएगा, मतलब धक्का मुक्की हो जाएगा, और ये वाला एटम अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो ये वाला प्रूव कैसे करें कि हाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन, हाँ, जो रदरफोर्ड ने बोला कि ये वाला सिर्फ ऐसे ही मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये एनर्जी क्यों नहीं कम हो रहा है इसका। तो यहाँ पे बोर ने क्या कहा, बोर लेके आए और एक मॉडल। ठीक है, बोर ने क्या कहा कि ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, और उन्होंने कहा कि उसके अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। उन्होंने ऑर्बिट्स को नेमिंग करना शुरू कर दिया। पहला ऑर्बिट का नाम दिया n=1, फिर सेकंड का n=2, नंबर दे रहे हैं ये, n=3, n=4, और इसको कैसे बोला, KLMN। ठीक है, और ये वाले सब ऑर्बिट्स हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए किसी भी ऑर्बिट में वो मूव नहीं कर सकता। कौन से ऑर्बिट में कर सकता है, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम MVR किसका मल्टीपल होगा, h/2π का। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि L ऑर्बिट का, ठीक है, तो L ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L का वैल्यू कितना है, n=2, तो 2h/2π, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, h/π आएगा। ये वाला सिर्फ इतना याद रखो कि ऑर्बिट होने के लिए कंडीशन क्या है, MVR h/2π का मल्टीपल होना चाहिए। जब भी ऑप्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर और
मास नंबर में हमेशा कंफ्यूजन होता है। आज ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। कैसे कि अगर एक एटम है उसमें एक न्यूक्लियस होगा जिसमें कि न्यूक्लियस में दो चीजें रहती हैं, प्लस और न्यूट्रल। ठीक है, मतलब प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसका न्यूट्रॉन से कुछ लेना देना नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन देखो, एक एटम को स्टेबल होने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ठीक है, तो जब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नेगेटिव है, उसको पकड़े रहने के लिए कितने पॉजिटिव चाहिए? एक पॉजिटिव चाहिए, तो एक प्रोटॉन भी होगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उनको पकड़ने के लिए, मतलब उनको पकड़े रखने के लिए उस एटम में कितने पॉजिटिव्स चाहिए? 8 चाहिए, तो उसमें प्रोटॉन भी 8 होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम लोग कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? Z से। ठीक हो गया? देन थोड़ा रुको, उसके बाद क्या है? एटॉमिक मास और मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर क्या है कि एटॉमिक नंबर में हम लोग क्या देखते थे कि सिर्फ प्रोटॉन कितने हैं, और उसके हिसाब से इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल दे रहे थे। लेकिन एटॉमिक मास में क्या है? मास मतलब क्या? केजी। बड़े यूनिट्स में हम लोग क्या कहते हैं कि मास मतलब केजी। ठीक है, तो केजी मतलब क्या? टोटल वेट उसका जितना भी है उस एटम का, मतलब कोर न्यूक्लियस का। तो यहाँ पे था सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अरे न्यूट्रॉन को हम लोग इसमें छोड़ दे रहे थे ना पिछले वाले में, तो टोटल वेट कितना आ रहा था? हम लोगों को नहीं पता था कि कितना मास हो रहा है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग न्यूट्रॉन को भी पकड़ेंगे, मतलब काउंट करेंगे, और प्रोटॉन को भी काउंट करेंगे। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होगा? टोटल मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, जिसको हम लोग बोलते हैं ए। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या बोल रहे थे पहले? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल दे रहे हैं Z। फिर प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मास नंबर। तो इसमें से अगर हमें न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z, दैट इज एटॉमिक एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, अगर कोई भी एलिमेंट होगा, x ले लो, तो उसको कैसे लिखेंगे? x जिसका कि एटॉमिक नंबर है Z, जितना वैल्यू होगा, और मास नंबर होगा A। ओके, देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियंस। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियंस। व्हेन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब नेगेटिव बहुत ज्यादा है और पॉजिटिव कम है, उस एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड। और उसको हम लोग और एक नाम से क्या बुलाते हैं? एनायन बुलाते हैं। एन आयन, एन आयन मतलब नेगेटिव। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उसको बोलते हैं क्या हम लोग? कैट आयन, कैट आयन। ओके, देन उसके बाद 4 चीजें हम लोग देखेंगे जो आइसो वाला होता है ना, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो टोन, ये सब। इसमें से तो एक कंफर्म आता ही आता है एग्जाम में। तो आइसोटोप, आइसोटोप हम लोग किसको बोलेंगे? आइसो मतलब सेम, टोप मतलब प्लेस।
अगर दो एटम्स हैं जिनमें की इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, आइसोटोप में पी को ऐसे सर्कल कर लो, ये वाला ट्रिक है। तो आइसोटोप अगर याद भी नहीं आएगा कि क्या क्या कॉमन है, मतलब क्या इक्वल है, तो हम लोग क्या पता है, पी मतलब प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। तो न्यूट्रॉन अगर इंक्लूड हो गया तो क्या होगा, ये एक एटम है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो हम लोग जब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एक साथ लेते हैं तो हम लोग क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, मास नंबर, होल मास नंबर। अगर हम लोग सिर्फ प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन को लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर Z, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ प्रोटॉन इक्वल होगा, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे दो एटम्स के। तो दो एटम्स के प्रोटॉन अगर इक्वल हैं तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम है, ठीक है, इन दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, लेकिन इन दोनों का मास नंबर डिफरेंट होगा। ओके, जैसे कि हाइड्रोजन एटम को ले लो, हाइड्रोजन H11, H12, H13, तीनों का नाम अलग अलग है। H11 मतलब एटॉमिक नंबर 1 तीनों में है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। प्रोटियम, अगर एक प्रोटॉन हुआ तो उसको प्रोटियम बोलेंगे, एक प्रोटॉन और एक क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन, ये वाला है प्रोटियम। फिर ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का क्या है कि एक प्रोटॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर एक ही है, लेकिन मास नंबर क्या है, एक और एक, मतलब एक यहां से आया ये वाला प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। H13 मतलब क्या, एक प्रोटॉन है और यहाँ पे क्या है, एक प्लस दो, 1+2, एक प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन, तो 3 हुआ। तो ये सब हुआ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि किसी भी एटम्स का, दो डिफरेंट एटम्स का फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है उनके न्यूक्लियॉन्स पे। न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, तो उन पे फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन ही डिफरेंट डिफरेंट एटम का डिफरेंट डिफरेंट हो जा रहा है तो टोटल काउंट भी डिफरेंट होगा, तो इसीलिए इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं। ओके, देन आइसोबार्स, और एक चीज है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में देखो, इन तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, तो पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन होता है वो वाला किसके ऊपर होता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। जैसे कि हम लोग +2 में याद रख रहे थे कि एटॉमिक नंबर का सीरियल बताओ, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे याद रख रहे थे, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्गन, नियॉन, ऐसे याद रख रहे थे। तो उसी तरह तो वो वाला किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो जो भी आइसोटोप्स हैं उनके प्रोटॉन तो सेम होंगे, मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो इसीलिए इन सब का सेम पोजीशन होगा इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब प्रोटियम जहां पे रहेगा, ड्यूटेरियम भी वही उसी टेबल के उसी ब्लॉक में ही रहेगा। देन आइसोबार, आइसो मतलब इक्वल, बार्स मतलब वेट। ओके, इनमें क्या है, आइसोबार में क्या है, वेट मतलब क्या है, वेट मतलब ये जो टोटल, जो एक एटम में जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है उसको ही मैंने बोला था क्या कि मास नंबर इसी से डिसाइड होता है, क्योंकि ये टोटल मास है, मतलब टोटल वेट है। तो वेट, आइसोबार्स मतलब वेट, तो वेट में क्या होगा कि मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। कैसे, देखो, ये है सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट कैसे है, पीरियोडिक टेबल में भी हम लोग देख सकते हैं कि एटॉम, ये जो सल्फर है ये 14 में है, क्लोरीन 17 में है, आर्गन 18 में है सीरियल नंबर में, लेकिन इन सब का जब हम लोग देखेंगे मास नंबर, मास नंबर मतलब क्या कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट मीन्स प्रोटॉन कितना है 14 प्लस न्यूट्रॉन बाकी मिला लो 26 शायद, हाँ 26, ठीक है। तो ये वाला हो गया, इसमें भी 17 तो है प्रोटॉन, उसमें 23 ऐड हो रहा है, मतलब न्यूट्रॉन